नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। होली का त्योहार आने से पहले सियासी तीर और तलवार चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। बस ये इत्तेफाक भर था कि नेताओं की जुबान की धार भी तेज हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है रघुराज सिंह, जिन्होंने होली पर मुस्लिम पुरुषों को हिजाब पहनने की नसीहत दे दी। वो कहते हैं कि अगर रंग से बचना है तो पुरुष या तो हिजाब पहने या फिर घर में रहें। और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह की नहीं हो रही है, बल्कि बलिया के बास्ती विधानसभा सीट से बीच में आती बीजेपी की विधायक, करेक्ट कर देती हूँ उसको, बास्ती विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक है केतकी सिंह, वो अलग ही डिमांड रख रही हैं। होली से अलग इनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए। कह रही हैं कि रंगों से दिक्कत है तो फिर तो इलाज से भी दिक्कत होनी चाहिए, अब इलाज भी अलग करवाना चाहिए। अब तर्क को यह देती है कि मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है, लिहाजा उनका इलाज भी हिंदुओं के साथ ना किया जाए, बल्कि उन्हें अलग वार्ड में रखा जाए। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में यह दावा किया जा रहा है कि बिहार हिंदू राज्य है। ये बात बिहार दौरे पर गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही थी। अब बीजेपी के नेता उनकी कही हुई बातों को ही दोहरा रहे हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भी इसी तरीके के सियासी ताप से बचा नहीं है। महाराष्ट्र में हलाल और मल्हार की जंग का मोर्चा तैयार है, क्योंकि महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने ऐलान कर दिया कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। राणे ने साफ कर दिया कि हिंदू दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि मल्हार नाम से मिलेगा। ये दुकानें सिर्फ हिंदू विक्रेता ही चलाएंगे, यानी कि हिंदू बेहिचक इन दुकानों से मटन खरीद पाएंगे। इन दुकानों में शुद्धता की पूरी गारंटी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि अगर नेता इसी तरीके से लोगों में नफरत का बीज बोते रहेंगे तो भाईचारे की बात करने वाले भारत के भविष्य का क्या होगा। इस बात की फिक्र मुझे भी होती है, और इसी फिक्र का जिक्र करेंगे आज, क्योंकि त्योहारों से पहला जो सियासी तीर और वार पलटवार चल रहा है उसको आप सुनिएगा, फिर चर्चा में करेंगे आज इसी पर बात। रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है, और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। ये देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए, और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोग के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बाबा का कथन कहीं से गलत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है ये हिंदू राज्य। भगवान सबके जन्म कर्म देता है, सरकारहीन है इस तरह का जवाब जो लोग बोलते हैं, जबान चलाते हैं। नहीं चलाना चाहिए, देश और दुनिया देखता है वो लोग को। कई देश में ऐसा नहीं है, कई देश में दुनिया में नहीं है इस तरह। हिंदू का खुला छोड़ेंगे, हम मुसलमान के बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे जी, काहे बंद करेंगे? तो आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा में यही रहेगा कि महाराष्ट्र में क्यों हो रही है हलाल और मल्हार की जंग। सवाल यह भी कि टोपी पर पहने हिजाब, क्या कहना चाहते हैं रघुराज? अस्पताल में अलग इलाज, भाईचारे पर आएगी आंच। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों छिड़ी है सियासी तकरार? बिहार का सियासी मोर्चा तैयार, हिंदू राष्ट्र पर आर पार।
मेहमानों का हमारे साथ खास पैनल मौजूद रहेगा। इसी बीच में रघुराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनकी तरफ से बयान जो आया, जिसका जिक्र हम रघुराज सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो आपको होली की मुबारकबाद सर, आने से पहले ही। लेकिन सर, होली रंगों का त्योहार है और दूसरी तरफ सर जुमा पड़ रहा है इस बार होली के दिन। आपकी तरफ से सर एक सलाह आई, मैं सीधा ये समझना चाहती हूँ कि आखिर क्या सोचकर रघुराज प्रताप सिंह ने ये अजीबो गरीब सलाह दी है एक ऐसे देश में जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई और एकता और भाईचारे की मिसाल दी जाती है। क्या सोचकर आपकी तरफ से ये सलाह मुस्लिमों को दी गई? देखिए पूनम जी, आप अलीगढ़ की रहने वाली नहीं है, इसलिए आपको जानकारी शायद नहीं है, प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है। आप लोग केवल कथा को सुनी सुनाई कथा को ही सुनते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल कथा आप लोगों ने सुनी नहीं कभी। इसलिए मैं यहाँ पर 40 साल से, मैं आपको बताऊं यहाँ की स्थिति क्या है, आपको शायद जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 2200 एकड़ जमीन दान दी थी, लेकिन उनका यहाँ पर चित्र नहीं है। और किसका है? जिसने इस देश को बांटा था, जिन्ना का चित्र लगा रखा है। इनके आइडियोलॉजिकल नेता के रूप में या इनके भगवान के रूप में जिन्ना है इनका। जिन्ना ने देश को बांटा और वहां से हमारे हिंदुओं को काट काट के रेलगाड़ियों में भेजा हिंदुस्तान। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के बंटवारा करने वाले व्यक्ति का तो यहाँ पूजा जाएगा और पाकिस्तान भिखमंगा देश के रूप में पाकिस्तान की यहाँ बात की जाएगी, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जाएगा या पाकिस्तान के विषय में चर्चा यहाँ करेंगे। 250 और 500 रुपए किलो वहां पर आटा है, भुखमरी पड़ी हुई है और हिंदुस्तान के पैसे से, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से ये यूनिवर्सिटी संचालित होती है, परंतु हिंदुओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी जो है क्या पाकिस्तान में बनी है, हिंदुस्तान में अलीगढ़ नहीं है क्या? इसलिए आपके माध्यम से ये कहूंगा कि भाईचारा केवल प्रेम एक तरफ से नहीं होता, प्रेम दो तरफा होता है, दोनों तरफ से। हाँ, ये हो सकता है 19-20 होता है, परंतु लेकिन होता दो तरफा है, दोनों साइड से। और यहाँ पर क्या है? भाईचारा, भाई ये बन गए, चारा हिंदू बन गए। आज तक 60 साल में हिंदुओं के साथ अत्याचार जो हुआ संभल में हुआ। अभी 4 दिन पहले हमारी देश की टीम जीती और आपके मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी छापा है और दिखाया है, जो हिंदू लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारी इंडिया की टीम जीती है। मस्जिद के सामने से जुलूस गुजरा तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात सर। रघुराज सिंह साहब, मैं रघुराज सिंह जी, मैं किसी रघुराज जी, मैं आप ही के उत्तर प्रदेश से आती हूँ, अलीगढ़ के बहुत नजदीक रहती हूँ। आगरा आप जानते हैं, और ये पूरी की पूरी विसिनिटी को सर मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। 18 साल से पत्रकारिता में हूँ और इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कहां पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ा, किसने बिगाड़ा, किसने उसकी नींव रखी, किसने क्या बयान दिया, किसकी क्या मंशा है। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि अगर रघुराज प्रताप सिंह ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हिजाब पहन ले टोपी के अंदर, तो क्या आपका ये समाधान है? इस चीज को, इस खाई को और गहरा करेंगे आप ये समाधान देकर सर, या फिर इस खाई को भरने की कोशिश करेंगे? और जिस पद पर आप हैं, सुनिए रघुराज जी, जिस पद पर आप हैं सर, आपसे उससे बेहतर की उम्मीद है। रघुराज जी, आपकी मैंने आपकी सुनी, पूरी सुनी जब तक आपने बोला सर। आपने बीच में मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है उस खाई को गहरा ना करके उस खाई को भरने की। पूनम जी, आप मेरी सुन लीजिए एक मिनट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नमाज को 2 बजे के बाद पढ़ लें, और यदि नमाज घर में उस दिन पढ़ लें। जुम्मा बामन है, हर हफ्ते जुम्मा आता है, होली साल में एक बार आती है, लेकिन
होली साल में एक बार आती है, तो हमारा रंगोत्सव है, हमारे रंग में भंग नहीं होना चाहिए। और देखिए, पिचकारी की कोई रेंज जो है निर्धारित कोई इंजीनियर के मापदंड से नहीं होती। पिचकारी अगर बच्चों की कहीं रंग चला रही है तो 20 फुट या 40 फुट, हम ये कह सकते हैं कि 40 फुट के बाद नहीं पड़ेगा। तो कहीं किसी पर रंग पड़ जाए तो बड़ा दिल मान के कि हमारे बड़े भाई लोग आज होली रंगोत्सव मना रहे हैं, तो हमको सबको उनका हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। या फिर 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लो। तीसरा मेरा विकल्प मैंने निवेदन किया है कि जैसे इनके यहाँ बुर्का पहना जाता है, वैसे ही और मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है, वैसे ही त्रिपाल का बुर्का बना लिया जाए और ऊपर से नीचे। और आपको अपने इस बयान में कुछ भी इंस्टिगेटिंग नहीं लगता? नहीं लग रहा मुझे, मेरा सुझाव है मुझे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए भाई, आपने क्या कोई बैठक की? सर सुनिए, सर आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, रघुराज जी सुनिए, अगर ये कोई मुझसे XYZ व्यक्ति कहता तो मैं उससे ये कतई नहीं कह रही होती, लेकिन आप उत्तर प्रदेश सरकार में सर मंत्री हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए क्या आपने कोई बैठक की? क्या आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया? क्या आपने उनसे सुझाव मांगे? क्या आपने उनसे कहा कि भाई दोनों क्योंकि सेम डे पर पढ़ रहे हैं, जुमे की नमाज और होली, और क्योंकि जुमा इतनी बार आता है और होली साल में एक बार आती है, तो क्या हम इसमें समय का बदलाव कर सकते हैं? क्या आपने इस पर चर्चा करने की कोशिश की, या आपने पहले सर बयान दे दिया कि हिजाब पहन ले, सर पुरुष हिजाब पहन ले? मतलब आपको इसमें कुछ भी इंस्टिगेटिंग नहीं लगता? नहीं पूनम जी, हमने चर्चा करने के बाद उसमें 2% लोग ऐसे थे कि वो कहते नहीं साहब नमाज तो हमारे टाइम से ही होती है, तो इसलिए कैसे फिर कहें, तो उनको कहना, उनको हिदायत देना। 98% बहुत अच्छे लोग थे, मुस्लिमों के साथ बैठक हुई, शांति व्यवस्था की बैठक हुई, प्रशासन की हुई, मेरी भी हुई है, कई लोगों से वार्ता चर्चा होने के बाद ये बयान दिया। ऐसे नहीं दिया आपने, ऐसे ही कह दिया, आपने आरोप लगा दिया। तब मैंने ये बयान दिया है कि भैया ये आप ऐसा नहीं कर सकते, टाइम पे नमाज करना है तो त्रिपाल का हिजाब बनवा लो, उसे ओढ़ के जाओ ताकि आप पे छीट, क्योंकि वो कहते हैं काफिरों का हमारे पास कलर पड़ गया। तो इसलिए हमको काफिर न कहें, क्योंकि हिंदुस्तान भगवान राम, भगवान देवी देवताओं का देश है। यहाँ अल्लाह पैदा नहीं हुए, यहाँ भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, यहाँ पर देवी देवताओं का देश है। सीता राम कहा जाता, राम सीता नहीं कहा जाता, इसलिए हमारे यहाँ पूजनीय महिलाएं देवी के रूप में इनके यहाँ नहीं है। देखिए अभी सम्मी के माँ का विराट कोहली ने पैर छुए, इनके यहाँ तो पैर छूते भी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सहारनपुर में 3 दिन पहले एक दलित हिंदू घोड़ी पे बैठ के जा रहा था, इन्होंने मारा पीटा, पूरी बारात उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी तक की। इतनी बदतमीजी की, अगर योगी की आदरणीय योगी जी की सरकार नहीं होती तो शायद उनको न्याय भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, इनको साफ संदेश देना चाहिए। मैं फिर कहूंगी सर, आपके कहने का मतलब और आपकी बातें तार्किक हो सकती हैं, लेकिन शायद शब्दों का चयन बदल सकता था। और खासतौर पर जब आप ये कहते हुए चले गए कि अगर कोई होली में व्यवधान पैदा करता है तो उसके पास 3 जगह हैं, या तो वो जेल जाए, या फिर वो प्रदेश छोड़ दे, या फिर यमराज के पास जाकर अपना नाम लिखवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया रघुराज जी, आपने समय दिया। सर धन्यवाद आपका, समय आपने दिया और अपनी बात आपने यहाँ पर रखी। बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शलभ आपके पास आते हुए, और अभी आपने रघुराज जी को सुना, और मैं सिर्फ उन्हीं एक बयानों की नहीं, ऐसे बहुत सारे बयानों की फहरिस्त है। मैं समझना चाहती हूँ क्यों हम मुस्लिम पुरुषों को हिजाब पहना देना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि उनके लिए अस्पताल दूसरा बन जाए, उनको इलाज करने के लिए हमारे साथ इलाज ना करवाएं, क्या नहीं पता क्या कर दें। किसी दिन कहीं पर समय बदलने की बात हो रही है, कहीं पर किसी चीज़ के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है मुस्लिमों से कि घर में रहें। मतलब हम कौन से सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं? हम तो होली का त्योहार खुशियों के लिए, रंगों के लिए मनाते हैं। बदलते सीजन का ये त्योहार है जिसको हम खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। उसमें इस खाई को गहरा करने की कोशिश इन बयानों के जरिए आखिर क्यों हर कोई मिलकर कर देना चाहता है? नहीं पूर्णिमा जी, मैं आपसे सहमत हूँ। ऐसे बयान नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, और साथ में ऐसे कृत्य भी नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या किसी समूह की भावनाएं आहत हो। लेकिन देखिए सवाल तो उठता है, सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 7-7.5 साल से माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। चाहे ईद रही हो शांति से गुजरी, दिवाली रही हो शांति से गुजरी,
होली रही हो शांति से गुजरी, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अमन चैन खराब नहीं हुआ। लेकिन हमें जो देख के तकलीफ होती है कि जब बगल के झारखंड में रामनवमी का जुलूस निकलता है तो रामनवमी के जुलूस में पथराव होता है। बंगाल के भीतर में अगर कोई आयोजन होता है उस पर विघ्न डाला जाता है, उस पर हमला होता है। और अब तो इंदौर के भीतर जिस प्रकार से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मुझे तो लगता है कि देश 130 करोड़ लोगों का देश है, हर कोई खुश है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें उत्साह में निकल रहे हैं, खुशियां मना रहा है। ऐसे में विघ्न डालने का काम किसने किया? वहां पर पथराव किसने किया? वहां पर तेजाब की बोतलें किसने फेंकी? और कौन था जो ये पत्थर लेकर तैयार था? कौन था जो तेजाब लेकर तैयार था? तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी विचारधारा है जिसको इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि जहां पर मंदिर और मस्जिद साथ में थे, वहां मंदिरों की घंटियां पकड़ के पुलिस वाले खड़े होते थे। सोचिए, ये था सेकुलरिज्म का चेहरा कि मंदिरों की घंटियां पकड़ के सिपाही खड़े होते थे कि मंदिर की घंटी पकड़ अगर बच जाएगी तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये स्थिति थी। संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया, आप उठाकर पढ़िए, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। और दूसरी तरफ से कोई भी एक व्यक्ति नहीं आया जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता हो कि नहीं साहब ठीक है, भले हम उस धर्म को नहीं मानते, लेकिन जो लोग संकट मोचन पे हमला कर रहे हैं वो आतंकवादी है, उनके मुकदमे वापस नहीं होना चाहिए, वो फांसी होनी चाहिए। और बाद में योगी जी की सरकार में फांसी हुई, सजा हुई, लेकिन क्या ये एक तरफा चलेगा? हम कह नहीं साहब चलो हम तो आपके साथ है, हम तो दंगा फसाद नहीं होने देंगे, लेकिन संकट मोचन पर हमला करने वाले आतंकवादी को जब एक सरकार रिहा करती है तो क्या दूसरी तरफ से किसी को आगे नहीं आना चाहिए? क्या जब अयोध्या पर हमला होता है, एक आतंकवादी गिरफ्तार होता है, तो क्या दूसरे समाज के लोगों को नहीं आना चाहिए? जब ओवैसी बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर अब देखते हैं कौन क्या कर लेगा, तो क्या एक समाज के लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? तो ये एक तरफा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री आवास में जब एक तरफा रोजा इफ्तार की दावतें होती थी 2017 के पहले, तो जो लोग सौहार्द की बात करते हैं उनको सरकार से पूछना चाहिए था कि भाई वहां पर दिवाली की दावत क्यों नहीं होती, दिवाली की कोई निमंत्रण क्यों नहीं होता? जो हमारे 4 साहिबजादे शहीद हुए सिख समाज के, सरदार जो सिख समाज के लोग उनको मानते हैं, उनको लेकर आयोजन क्यों नहीं होता? आज तो हो रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, आपने माननीय मंत्री जी से पूछा कि कोई बैठक हुई कि नहीं हुई? आप देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठक करवा रहे हैं, शांति कमेटी की बैठक होती है, जिले में होती है, तहसील में होती है, सभी समाज के लोग बुलाए जाते हैं। और दिवाली में चाहे ईद में 24 घंटे अगर बिजली दिवाली में मिल रही है तो डंके की चोट पे कहता हूँ 24 घंटे की बिजली ईद पर भी मिलती है उत्तर प्रदेश में। अगर सफाई दिवाली पर हो रही है तो सफाई आपका ये आपकी ये बात शलभ बिल्कुल वाजिब है कि एक तरफा चीजें नहीं हो सकती। लेकिन यही सवाल लेके मैं कपीश जी के पास जाऊंगी और इसके साथ हाफिज नूर साहब को, क्योंकि इफ्तारी के लिए जाना है, उसके बाद हाफिज नूर साहब आपके पास, फिर बाकी मेहमानों को लूंगी। लेकिन साथ ही शलभ ये कहते हुए कि पूरे उत्तर प्रदेश को आप भी बहुत करीब से बारीकी से जानते हैं, मैं भी समझती हूँ, और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर मस्जिद मंदिर बगल बगल में दीवारों से सटे हुए न जाने कितने सालों से बने हुए हैं। वहां की व्यवस्था अभी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है और आगे भी चलाने की जिम्मेदारी जब तक सरकार आपकी है आप ही की रहेगी कि किसी तरीके का कोई रकस कहीं पर भी नहीं हुआ। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और कपीश जी इसमें कुछ बातें तो वाजिब सी नजर आती है ना। मैं मऊ की बात कर लेती हूँ और उसी एग्जाम्पल के साथ में आगे चलती हूँ, और वो छोड़ दीजिए। वडोदरा में कोई एक फरमान निकला स्कूल के टाइमिंग को चेंज करने को लेकर, जगह जगह से इस तरीके के फरमान आ रहे हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। जब मऊ में सब कुछ हुआ तो वहां पर मौलाना साहब ने कहा कि मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि कैसे मस्जिद के सामने से जुलूस निकल गया। मतलब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, मस्जिद के सामने से जुलूस निकलने पर इतनी इनसिक्योरिटी हो गई। भाई कहां पर हम रह रहे हैं? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम बांग्लादेश में रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं हम? किया है कि कहां पे हम रह रहे हैं। आप सहिष्णु भारत में रह रही हैं और क्यों कह रहे हैं? एक सरकार का जो दायित्व है वो एक धर्मगुरु का नहीं हो सकता। धर्मगुरु तो अपने धर्म के बारे में ही सब कुछ कहेगा, लेकिन एक सरकार को किसके बारे में कहना चाहिए? जिसने इस संविधान की शपथ ली है और मंत्री पद पर बैठे हुए रघुराज जैसे लोग मंत्री के पद पर धब्बा है क्योंकि वो देश के संविधान के साथ खेल रहे हैं। केतकी सिंह विधायक हैं, आज वो भारतीय संविधान के विरुद्ध जाके क्या कह रही है कि मुसलमानों के लिए अलग चिकित्सालय होना चाहिए। क्या कह रहे हैं रघुराज जी?
कि हिजाब पहन करके पुरुष घूमे। अरे आपके प्रशासन पे मैं क्या कहूं, चूड़ी पहन लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार के प्रशासन को, कि जो व्यक्ति हिजाब पहनने की ताकीद कर रहा है पुरुष को, लेकिन अपने प्रशासन में सुधार नहीं कर रहा है। कि हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जो सदियों से चलती चली आ रही है, आपने उसकी एक बैठक नहीं बुलाई, आपने कोई मशवरा नहीं किया। ये एक सेकुलर राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के एक मंत्री जिन्होंने इस देश को अक्षुण्ण रखने की और निष्पक्ष रूप से काम करने की बातें कही हैं कि हम किसी भी धर्म और जाति पर जो है अलग से पक्षपात नहीं करेंगे, वो पक्षपात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप किसी धर्म गुरु की बात कह करके इस पर पानी नहीं फेर सकते। नहीं तो कपिश जी, सब चीजें एक तरफा होंगी। मुस्लिम इनसिक्योर होता चला जाएगा, मुस्लिम इनसिक्योर होता चला जाएगा, मुस्लिम को समस्या होने लगेगी। सर मैं फिर वही सवाल, नहीं सर कपिश जी, मैं फिर उसी बात पर, मैंने बहुत वाजिब बात पूछी कि हम कहां पर रह रहे हैं, हम भारत की बात करें। नूर रहमती साहब आ रही हूं, बस 2 मिनट का सर समय दीजिएगा, फौरन आ रही हूं आपके पास। चलो पहले आप जवाब दे लीजिए जो कपिश जी ने सवाल उठाया उसका। देखिए, जफर याब जिलानी साहब मॉबी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ते। जफर याब जिलानी गौर से सुनिएगा, और बकायदे राम मंदिर का विरोध करते थे और कोर्ट के भीतर खड़े होकर कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, राम का मंदिर तो था ही नहीं, तो फर्जी जगह है, ये तो बाबरी मस्जिद थी। जफर याब जिलानी को सरकारी तनख्वाह कौन देता था इस मुकदमे को लड़ने के लिए, आपको पता है? समाजवादी पार्टी की सरकार, इन्होंने लाल बत्ती दी थी। देखिए हमारे मित्र हैं कपिश भाई। अरे आप एक बात बताओ कि आपके मंत्री की ये जबान है जो भारत की अक्षुण्णता पर प्रश्न खड़ा कर रहे हो, जो धर्म और जाति के आधार पर कर रहे हो, आप उनका कपिश साहब कर रहे हैं। आपने अपने मंत्री को कपिश श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये कहा कि कहीं सहिष्णुता ज्यादा तो नहीं हो जा रही है। मुझे समय दीजिए एक सेकंड, मुझे समय दीजिए। शलभ एक मिनट पूछ लीजिए। शलभ कपिश जी एक सेकंड, कपिश जी प्लीज। पूर्णिमा जी, ये समाजवादी पार्टी कर सकती है कि जब हम शांति से इनकी सारा झूठ सुनते रहे, और जैसे मैंने अपनी बात रखनी शुरू की, कपिश भाई कूद पड़े, जबकि विद्वान व्यक्ति हैं, इनकी पोल पट्टी खुलने लगी। तो ये जफर याब जिलानी को बकायदे सूची फंड करते थे हर महीने तक, जो है वो एक सरकार के मंत्री से नहीं। कपिश जी प्लीज बीच में नहीं। अच्छा शलभ मैं आपको भी अच्छा बोलिए कपिश जी प्लीज बीच में। जफर याब जिलानी को इस बात के लिए लाल बत्ती दी गई, बंगला दिया गया, तनख्वाह दी गई कि भगवान राम के खिलाफ मुकदमा लड़ो। ये समाजवादी पार्टी का सेकुलरिज्म था। दूसरा, इनके मंत्री आजम खान संविधान की बात कर रहे हैं, साहब आजम खड़े होकर बाबा साहब कपिश जी मैं जब सर कपिश जी सुनिए ना सर, कपिश श्रीवास्तव जी, मैं जब भी सर आपके साथ चर्चा में बैठती हूँ सर, ये बड़ी समस्या आती है, बहुत दिक्कत आती है सर कि मैं बार बार सिर्फ आपको बोलती रह जाती हूँ सर। प्लीज बीच में मत, प्लीज बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, बस बाबा साहब इनको शांत करें, इनको शांत करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महापुरुष है इस देश की पार्टी के सपूत हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस प्रदेश का कैबिनेट मंत्री आजम खान खड़ा होकर भू माफिया कहता था, और ये कपिश समेत सारे समाजवादी पार्टी के लोग ताली पीटते थे। ये है संविधान इनका, संविधान की इज्जत करते थे। वो कहता था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भू माफिया, बाबा साहब को भू माफिया कहते थे, शर्म नहीं आती। बाबा साहब का अपमान करते थे, बाबा साहब के बारे में बहुत भाषण बोलते थे। ये संविधान का सम्मान करेंगे? बहन मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया, बहन मायावती को जिंदा कराने का प्रयास किया, एक दलित की बेटी को मारने की कोशिश की। संविधान की बात करते हो, देश का उत्थान करने का प्रयास किया। दलित समाज से आती है, गरीब समाज से आती है, देश की मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, आप उसकी हत्या करना चाहते थे। ये समाजवादी पार्टी है, गुंडागर्दी करते थे आपको, दलित की बेटी की हत्या करना चाहते थे। आप संविधान की बात कीजिए। कपिश जी मैं बहुत आराम से, कपिश जी एक सेकंड, कपिश जी सुनिए ना, कपिश जी मुजफ्फरनगर दंगों में किसको मुआवजा दिया था सिर्फ आपने सर? किसको मुआवजा दिया था सर? मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ किसको मुआवजा दिया था आपने? और फिर सर आपकी पार्टी किसका अपीसमेंट करती है, क्या ये बताने की जरूरत है क्या सर? किसका अपीसमेंट?
भारतीय मुजफ्फरनगर जनता के- पार्टी के विधायक जिम्मेदार रहे हैं। अभियुक्त मुजफ्फरनगर के जंगलों में दंगाइयों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाए, दलितों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाए, मुजफ्फरनगर के जंगलों में दंगाइयों को साथ दिया, दंगाइयों को छोड़ दी कि जाके पिछड़ों को मारो, जाटों को मारो, दलितों को मारो। दंगा प्रायोजित था, जाके भारतीय जनता पार्टी का और फर्जी विधायक करवाया था, जाटों बाकायदा आरोपी बना। अरे कपीश जी किसने दंगा, कपीश जी ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है कपीश जी, इस तरीके से नहीं होता है। आप किसी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने दंगे को प्रायोजित करवाया, क्या नहीं। आपने तो धर्म देखकर मुआवजा बांटा सर, धर्म देखकर मुआवजा बांटा आपने। पहली बात समझ लीजिए, सोचिए, शर्म कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब समाजवादी पार्टी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। और सुन लीजिए, उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के द्वारा जो आख्या दी गई, उस आख्या पर संगीत सोम और अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, और आज भी अंडर ट्रायल है। मुकदमा उठाने की कोशिश जो है वो इनके द्वारा की गई है। आखिर मुजफ्फरनगर दंगे। अच्छा, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, कपीश श्रीवास्तव जी, शलभ आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और इस बात को भी प्लीज कपीश जी प्लीज, और शलभ आपसे भी प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। प्रशांत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, और साथ ही ये भी समझना चाहूंगी कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सत्य आज की तारीख में कोई है तो वो ये है कि जो राजनीति है ना, वो मजबूर करती है भाईचारे को खत्म करने की, और उसमें XYZ आप किसी का भी नाम ले लीजिए, कोई भी, हर कोई अपने हिसाब का अपीजमेंट करता है, क्योंकि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और उसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन क्या उससे क्या खत्म होता है? उससे समाज का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म होता है। एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हमारी पॉलिटिक्स चलती रहे, बाकी देश बंटता रहे, जलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू पूर्णिमा जी, सभी पैनलिस्टों को प्रणाम। और एक पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा था इतनी देर से, तो आपको बता दूं कि आपकी जबान में आपने रघुराज सिंह को मुबारकबाद दी, फिर आपने तारीख बोला, फिर आपने वाजिब बोला, शलभ भाई बड़े भाई हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर रही थी। और एक विधायिका जी जो है बता रहे थे कि अस्पताल के अंदर एक धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अब कुछ दिन बाद डिबेट होगी पूर्णिमा जी कि आप उर्दू के शब्द मत प्रयोग किया करिए, क्योंकि उर्दू एक भाषा है जो कि विधर्मी भाषा है। तो ये सारी चीजें हम क्या छोड़ के जाएंगे? जो आप बोल रही हैं, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि हम आगे की नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? क्या उनको हम ये बता के जाएंगे, जैसे मैं जब छोटा था तो होली पे भाईचारा समिति होती थी, डीएम और एसपी सबको बुला करके शांति की अपील करते थे। होली से एक दिन पहले फ्लैग मार्च होता था, फ्लैग मार्च होने के बाद सभी समुदायों के और हर मोहल्लों में जाकर के अपील होती थी प्रशासन की। एक समय निर्धारित किया जाता था कि इस समय से इस समय तक रंगोत्सव होगा, रंग पर्व, और शत्रुता का भावना भुला करके भी पड़ोसी एक दूसरे से जो साल भर बात नहीं करते थे, वो भी होली के दिन एक दूसरे से बात करते थे, अबीर गुलाल लगाते थे और गले मिलते थे। क्या हम ये छोड़ के जाएंगे विरासत में, या हम ये छोड़ के जाएंगे जो आज डिबेट हो रही है? और अब क्योंकि मुद्दे पे आ जाता हूँ, क्योंकि रघुराज सिंह जी कहीं पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो परम श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान गए थे तो वो वहां पे जाकर के जिन्ना की कब्र पे गए थे कि नहीं गए थे? तो अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज फिर इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास में जाना पड़ेगा तो समय व्यर्थ होगा। मेन मुद्दा ये है कि इस समय तो प्रशासन की जिम्मेदारी है किसी भी पर्व। अच्छा, एक बात बताइए प्रशांत जी, एक बात बताइए। जी पूर्णिमा, जब ताजिया निकलता है सर, तो कभी आपने सुना कि हिंदुओं की तरफ से कोई पत्थरबाजी की गई हो, या उस ताजिए के निकलने पर कोई ऑब्जेक्शन दर्ज किया हो? बंगाल आ जाइए सर, बंगाल में दुर्गा देवी की को पूजा जाता है, जब रथ यात्रा निकलती है तो वहां पर क्या पथराव की स्थिति देखने को नहीं मिली? यही बात जो शलभ कह रहे थे शुरुआत में, और जो रघुराज जी भी कह रहे थे, और उसको बहुत बैलेंस वे में मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि सहिष्णु होते होते ज्यादा टॉलरेंस तो नहीं हो गया कि फिर दूसरी तरफ इतना असहिष्णु हो गए कि आपको हिंदू त्योहारों से इतनी समस्या होने लगी, या फिर हिंदू लोगों के इकट्ठा होने से इतनी समस्या होने लगी कि पत्थरबाजी, तलवारें खिंच जाएंगी, ये नौबत आ जाएगी? पूर्णिमा जी, मैं आपकी एक बात का जवाब बस एक लाइन में दूंगा। मैं कलकत्ता में रह चुका हूँ, मैं ईस्ट इंडिया का HR हेड था 2014 में, और तब तक कोई वहाँ पे इस प्रकार की मैंने घटना अपने सामने नहीं देखी। दूसरी मैं आपको बता दूं, पटना में, झारखंड में, रांची में, उड़ीसा में कहीं भी मैंने इस प्रकार की घटनाएं नहीं देखी। छुटपुट घटनाएं तो समाज के अंदर लगी रहती हैं, वो एक एक्सेप्शन है।
पर कहीं आप उसको एज अ सोसाइटल नॉर्म नहीं कह सकते कि एक नॉर्म है। हाँ, छिटपुट घटनाएं होती है शलभ जी, इससे तो आप ये मानते हैं ना, आप ये मानते हैं कि दोनों तरफा इस तरीके के तत्व होते हैं जो कि सामाजिक सौहार्द को इंटेंशनली खराब करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना आप? तो दोष एक तरफ तो नहीं दिया जा सकता सर, बिल्कुल दिया जा बिल्कुल सकता नहीं, लेकिन जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है ना पूर्णिमा जी, सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा, और जो सरकार का हिस्सा है, जो संविधान की शपथ लेकर के सरकार चला रहा है, और समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं, समाज की कोई जिम्मेदारी आप अलग से स्थापित करिए ना। आप सरकार में समाज के सभी वर्गों को, अब कल को जब सिखों का कोई पर्व आएगा, क्या आप इस प्रकार का एक तरफा बयान दे सकते हैं? अरे सर, मेरी सामाजिक जिम्मेदारी कोई है या नहीं, मुझे ये बताइए। या मुझे ताजिया निकलता दिखे तो मैं हाथों में पत्थर उठा लूं, आप मुझे बताइए। मैं नहीं उठाऊंगी ना सर। तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी तो है ना, सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्णिमा जी आपकी है कि नहीं सर? आप पत्थर उठा लेते हैं क्या? आप पत्थर उठाते हैं प्रशांत जी? कपीश जी उठा लेते हैं क्या? शलभ पत्थर उठा लेते हैं क्या? आपने सेलिब्रेट की ना इंडिया की विक्ट्री, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, सेलिब्रेट की कि नहीं की, बताइए आप मुझे। तो आपके अंदर ये खौफ होना चाहिए कि मेरे घर के सामने मस्जिद है और मैंने वहां पर आतिशबाजी कर दी तो मेरे घर का ताला तोड़कर लोग मेरे अंदर घर में घुस जाएंगे। नहीं पूर्णिमा जी, अगर इंदौर में कोई घटना हुई तो वहां पे प्रशासन किसके हाथ में है? तो उसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट आई? वापस अपनी मूल बात पर आ जाती हूँ कि मेरी इंडिविजुअल जिम्मेदारी क्या है, भाईचारे की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं बरकरार रखने की। ये लॉ एंड ऑर्डर है सर, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जहां जिसकी सरकार है उससे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत क्लियर है मामला, बहुत क्लियर है। लेकिन अंदर कौन सी कुंठा है, अंदर कौन सी इनसिक्योरिटी है, कौन सी चीज है किसके अंदर? ये तो आप उन मंत्री जी से पूछे ना जो हिजाब की बात कर रहे थे सर, उनसे पूछ लिया ना मैंने। अगर आपने ना सुना हो तो मैंने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया ना। बहरहाल कृष्णा हेगड़े साहब, आपके पास जरा आती हूँ, शलभ फिर आपसे इस बात का जवाब लूंगी। कृष्णा हेगड़े साहब, अब बताइए क्या जरूरत पड़ी थी अचानक से कि भाई हम मल्हार सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, हम ये क्यों सर, क्या जरूरत है? ठीक तो चल रहा है सब, क्या दिक्कत है? अच्छा, मंशा बता दीजिए मुझे इस फैसले को लेकर, कृष्णा हेगड़े जी। देखिए, अभी भी बहुत सारे हिंदू है जो मीट बेचते हैं, लेकिन जैसे जो ऑडियो क्लियर नहीं है हेगड़े साहब, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं रिकनेक्ट करवा देती हूं आपको। तब तक राकेश शुक्ला जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ये त्योहार के अंदर नफरती भंग डालने की कोशिश क्यों हो रही है? और इससे डेफिनेटली जितनी चिंता मुझे हो रही है उतनी चिंता आपको भी हो रही होगी। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ, हम क्या देखना चाहते हैं आने वाले समय में सर? एक क्या कोई पैटर्न है, किसी तरीके का पैटर्न में बदलाव हो रहा है क्या? इश्यूज को जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है? हम बगल में देखते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की हालत क्या है, बांग्लादेश हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, और हम अपने देश में क्या हिंदू मुस्लिम सौहार्द नहीं देख सकते? त्योहार एक दिन पड़ जाएगा, जुम्मा एक दिन, होली एक दिन पड़ जाएगा तो इतना बवाल मचने लगेगा। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि रघुराज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आज से पहले मैं नहीं जानता था। लेकिन इस देश में ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने होली पे जल संकट को लेकर छाती पीटा, जिन्होंने दीपावली पर पूरा देश का और दुनिया का पर्यावरण नष्ट होने को लेकर छाती पीटा, जिन्होंने रामनवमी से आस्था पे चोट आने को लेकर छाती पीटा। तो सवाल इस बात का है कि वो सेलिब्रिटी ज्यादा दोषी है रघुराज की जगह, क्योंकि रघुराज जी की कही हुई बात पे कितने लोग अमल करेंगे मुझे नहीं लगता, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन अभी फरहाद खान बोली कि वो क्या है, छपरिया टाइप के छपरियों का त्योहार होता है होली, छपरियों का त्योहार होता है होली, और वो फिल्म की निर्माता, निर्देशक, क्या क्या नहीं है, हीरोइन भी है वो, और उनका इस देश में, दुनिया भर में उनको मानने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं। दूसरा, होली की जहां तक बात आती है तो हम जितना जानते हैं उतना आप भी जानती हैं कि पहले होली आई या रमजान आया। दुनिया भर में ब्रज की होली प्रसिद्ध है और दुनिया भर के लोग ब्रज में 45 दिन की होली खेलने और देखने आते हैं। तीसरी बात, क्या अभी बार बार आप लोग मालवा की बात कर रहे थे, वहां 3 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना, हनुमान जयंती की रैली पे पत्थरबाजी हुई। तो पत्थर जो है ऐसी रैलियों के पहले चुपचाप दबे पांव छत पे क्यों चढ़ जाते हैं? पहला मूल मुद्दा ये है।
दूसरा, आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना लगा हुआ था, तब डॉक्टरों की टीम गई थी वैक्सीनेशन के लिए उसी इंदौर के पास एक मोहल्ले में। तब उस टीम पे भी हमला हुआ था और डॉक्टर घायल हुए थे, नर्स घायल हुई थी। और तीसरी घटना हुई कि भारत की जीत पे उत्सव मनाने, सड़क पे उत्सव मना रहे लोगों पे छत से बोतल फेंकी गई। तो सवाल इस बात का है कि पहल कहां से हो रही है, और सारी ठेकेदारी जो एक पक्ष की दी जा रही है और बार बार जो संविधान की दुहाई दी जाती है, तो संविधान के दायरे में रहने की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है, सिर्फ एक की नहीं है। तो इसलिए संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपना अपना त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाना चाहिए, और किसी को किसी की तरफ उंगली उठाने का अधिकार तो मुझे लगता है भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। ठीक है सर। हेगड़े साहब, अगर आप तक मेरी आवाज अब करेक्ट हो तो आ रही है सर आवाज? ठीक है, हेगड़े साहब के पास आवाज नहीं आ रही है। कपिश जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रही थी जो अभी राकेश शुक्ला जी ने कहा, और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी। मैं कह रही थी कि इंडिविजुअली भी तो सामाजिक जिम्मेदारी कोई होगी, और उसमें उस आग में घी डालने का काम कौन करता है? और एक नहीं है सर, ऐसी फहरिस्त लंबी है, किसी एक पार्टी का नाम आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के ऐसे बयान निकल कर सामने आएंगे, या ऐसी स्ट्रैटेजीज निकल कर सामने आएंगी, या फिर आपकी राजनीति, या फिर आपकी पॉलिटिक्स, या फिर आपके मुस्लिम अपीजमेंट की भी बात होगी, जो उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक सरकार रहने के साथ आप लोगों ने भी किया। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देश का प्रत्येक नागरिक उसी भारतीय संविधान से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी। लेकिन उसकी विशेष करके है जिसको मंत्री पद की शपथ लेने से पहले संविधान की शपथ लेनी पड़ती है और बाकायदा वो सेरेमनी होती है। और वही नहीं, मंत्री पद की अलग से भी शपथ लेनी पड़ती है कि आप धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। कोई जरूरी है क्या कि जो आदर्श के पद पर बैठा है वो भी उसी तरीके की बात करे जो सड़क चलता हुआ आदमी करता है? मैं ये किसी भी पार्टी के संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए व्यक्तियों से कहता हूं, ये उनकी बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आदर्श के रूप में लिए जाते हैं। और हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शुक्ला जी जो हैं वो कह रहे थे कि वो मंत्री जी को नहीं जानते। इसके मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार नहीं चल रही है और सरकार के मंत्री वो नहीं है, या उनका कहना मायने नहीं रखता है? ये हास्यास्पद स्थिति है कि एक मंत्री पद पर शपथ लेने वाले को हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार नहीं जानते। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। और दूसरी चीज मैं एक बार कहना चाहता हूँ, किसी भी मौके पे कोई भी हिंसा अगर हुई है तो उसको कंटेम्प्ट ही किया जा सकता है, और ये प्रशासन का काम होता है कि विधि के शासन को स्थापित के लिए समुचित बल का प्रयोग करे और अभियुक्त बनावे और माननीय न्यायालय के समक्ष ले आवे और उनको सजा करावे। क्या कर रहा था प्रशासन अगर ये तमाम चीजें हो रही थी? और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कंगना जी का जो हमारा भारत है वो 2014 में आजाद हुआ है, और 2014 से ही ये नो टॉलरेंस की जो नीतियां आप देख रही हैं आपके सामने हैं। एक मुख्यमंत्री पर पद पर बैठे हुए, वो भी महंत और संत की ये जबान है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश भेज दो, उसे ठीक करवा देंगे। आप टीचर हैं, आप चिकित्सक हैं, आप क्या हैं? आप न्यायालय हैं। ठीक है, आप सजा दे देंगे। चल अब जवाब दे देंगे इसका, फिर उसके बाद शुक्ला जी आपका काउंटर लेते हो, और जैसे हेगड़े जी की आवाज क्लियर हो मुझे बताइएगा। चल अब आपसे जवाब। देखिए पूर्णिमा जी मैं सुन रहा था कपिश जी को। उम्मीद करता हूँ मैं जो बोलूंगा तो मेरी भी मुझे टोका नहीं। मैं भी एक बार पहले उनको कह देती हूँ बस, कपिश जी प्लीज बीच में मत बोलेगा सर, मैं सुनना चाहती हूँ आपका जवाब, वो क्या दे रहे हैं। देखिए ये इतना सारा ज्ञान वो उड़ेल रहे हैं जिनकी खुद की सरकार में 100 नहीं, 200 नहीं, 400 दंगे हुए, 400 दंगे। और दंगे भी किस प्रकार के कि सचिन जाट और गौरव जाट, दो सगे भाई अपनी बहन की आबरू बचाने जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, और मारने के बाद दंगाइयों को खुली छूट दी जाती है कि वो दंगा कर पाए। और दंगे में फर्जी मुकदमे किसके खिलाफ लेके आते हैं? जाटों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अगड़ों के खिलाफ, सबके खिलाफ मिला के फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। ये लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। ये वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनकी सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली नहीं हो पाती, होली की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो वहां पे बहुसंख्यक में हैं, और वहां पे हिंदू समाज के जो लड़के थे उनको अनुमति नहीं दी जाती थी। कहा था नहीं साहब यहाँ पर दंगा नहीं पड़ता।
ये वो लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तारी की दावतें। बड़ी हैरानी की बात है पूर्णिमा जी। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा हूँ, बड़ी संजीदगी से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलित समाज के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं, जरा उनसे पूछिए। और ये कांग्रेस ने व्यवस्था की कि जामिया मिलिया हो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहां पर दलित समाज के, पिछड़े समाज के बच्चों को आरक्षण नहीं है। और समाजवादी पार्टी एक शब्द नहीं बोलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका आरक्षण कौन लूट रहा है? पूर्णिमा जी, समाज के लोगों का आरक्षण तो ये मुद्दे से हट करके हो रहा है। कपिश जी फिर बीच में कूद पड़े, फिर बीच में कूद पड़े। अब ये तय करेंगे मुझे क्या बोलना, ये तय करेंगे, आप तय करेंगे। नहीं, लेकिन जब पोल पट्टी खुलती है, अरे मैं पोल पट्टी आप तय करेंगे मुझे क्या बोलना व्यवहार होना चाहिए, नहीं आप तय करेंगे। पूर्णिमा जी रोकिए, पूर्णिमा जी रोकिए, इनको कपिश जी प्लीज, कपिश जी प्लीज, पूर्णिमा जी रोकिए, कपिश जी इनको रोकिए। इतना सर प्लीज कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कपिश जी। फिर आप मुजफ्फरपुर दंगा लेकर आए। बैठूंगी अपनी बात रखूंगा, जाऊंगा जो है क्यों नहीं जो है माननीय न्यायालय ने छोड़ दिया। पहले इनको रोकिए, क्यों चार्जशीटेड हुए थे? समय दिए जा रही है। कपिश जी आप मुझे बताइए, आपके कथा सागर कहने की कोई हकीकत नहीं हो जाएगी। मैं आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं पूर्णिमा जी को बताने के लिए बैठा हूँ। पूर्णिमा एंकर, आप एंकर नहीं है प्लीज सर। और आपको क्या बताना? आप कहेंगे तो मैं आपसे, कपिश जी आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़कर सर रिक्वेस्ट कर लूंगी, और इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती। और इतनी बार सर प्लीज कहने की नौबत, बहुत वरिष्ठ है सर, प्लीज कपिश जी। नहीं तो वो करने दीजिए ना उनको, उनका समय है, उनको जिस पर उनका समय है ना सर, करने दीजिए। मुझे जहां जरूरी लगेगा मैं टोक दूंगी, प्लीज सर। और अपनी बारी में आप अपनी बात रखिएगा। ये बार-बार समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता है, ये बार-बार ये साबित कर। मैं तब से धैर्य सुन रहा हूँ, सबको, इनको भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं देंगे। और ये इनका प्रयास होता है कि इन्होंने अराजकता की जो हद कर रखी थी। आप जरा उत्तर प्रदेश को देखिए ना, उत्तर प्रदेश को क्लस्टर में बांट रखा था। आज योगी जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलाते, हर राज्य, हर जिले का एक उत्पाद। इनकी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था। प्रदेश को क्लस्टर में बांट रखा था कि कहीं मुख्तार अंसारी प्रदेश चला रहे हैं, कहीं अतीक अहमद प्रदेश चला रहे हैं, कहीं मुकीम काला प्रदेश चला रहा है। आज योगी जी की सरकार में सफाया हो गई, गुंडे माफिया गायब हो गए। पुष्टिकरण की राजनीति कर करके इन्होंने जो किया है उत्तर प्रदेश में, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में इतिहास बचा है, खाद पानी है ना। तुष्टिकरण की राजनीति पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या करें। हेगड़े साहब है, और हेगड़े साहब क्योंकि अब मैं अंतिम के 1 मिनट में हूं सर, और माफी भी चाहूंगी, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम था इसलिए ज्यादा बात आपसे नहीं हो पाई, लेकिन इतना समझना चाहती हूँ कि हलाल और मल्हार की जंग का आधार तो बता दीजिए सर, महाराष्ट्र में क्यों। और 1 मिनट का टाइमर हेगड़े साहब के लिए रखेंगे, और कोशिश करूंगी शुक्ला जी 10 सेकंड आपको दे पाऊं फिर। देखिए, कोई एक समुदाय का मोनोपोली नहीं है कोई व्यवहार करने में या कोई बिजनेस करने में। और अगर कोई हिंदू यही मांस का व्यवहार कर रहे हैं तो उनके ऊपर अगर सर्टिफिकेशन हो अनएडल्ट्रेशन का, जो हिसाब से वो मांस काटे, कहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो, और जो उनके लिए एक अच्छा प्योर मांस मिले, तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। दूसरी बात कपिश जी कह रहे थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब रामनवमी के टाइम पे, दसरा के टाइम पे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पर जब ये लोग औरंगजेब का फोटो लहराते हैं, और ये जो मुसलमान कोई नेता जो 15 मिनट की धमकी देते हैं, तब कपिश जी कहाँ जाते? जब भारत का टीम जीतता है तब इनको आपत्ति रहती है। और मुझे लगता है कि ऐसे जब कपिल जैसे नेता बात करते हैं, तब उनको ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि राम सेवकों के ऊपर आपने ही गोली चलाई थी। आप एक मुसलमान पार्टी बन गए हो, और हिंदू पार्टियों को आप बताना बंद कर दीजिए कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है शुक्ला जी, मेरे पास समय नहीं है इसलिए माफी चाहूंगी, आपका काउंटर से नहीं ले पाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ अलग घटनाओं को भूलना नहीं चाहिए। गणपति विसर्जन का दौरान और किस तरीके का वो पर्व चल रहा था, और उस दौरान अलग अलग राज्यों में, फिर चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पर मस्जिद की आड़ लेके, मदरसों की आड़ लेके किस तरीके की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया, वो सब कुछ कानून की किताबों में दर्ज है, वो सब रिपोर्ट्स के आधार पर दर्ज है। और ये सांप्रदायिक सौहार्द में फिर कहती हूं कि क्या पॉलिटिशियंस कहते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस देश में कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया हेगड़े साहब आपका, कपिश जी आपका भी धन्यवाद, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, शलभ मणि त्रिपाठी और साथ ही प्रशांत सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद थे।